हेलो गाइस, आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 कृषि को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले कहानी शुरू होती है, फिर उसके बाद कृषि के बारे में इसमें बताया गया है, कृषि के प्रकारों के बारे में और आगे भी जानकारी दी गई है। तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें कृषि है। यहाँ पर एक कहानी दी गई है। गुरप्रीत, मधु, टीना एवं तीनों एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छा कीमत पर बिकेगा। वहां से उसे आटे से में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं होती हैं जिनके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना, यानी यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कृषि को। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। यानी कि जितने भी कृषि करने के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं, चाहे वो फसल को उगाना हो, फल हो, सब्जी वगैरह, फूल उगाना, जितने भी जो कार्य आते हैं वो सब कृषि की प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब पशुधन पालन कृषि के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि जो कृषि की जाती है उसमें जो पशु होते हैं उनके लिए भी चारा उसमें उगाया जाता है, जिस वजह से उसको भी प्राथमिक क्रिया कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, फिर अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। यानी कि वो भूमि जिस पर फसलें उगाई जाएं वो कृषिगत भूमि कहलाएगी। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान होते हैं। ये देखें यहाँ पर कृषिगत भूमि का वितरण विश्व के अंतर्गत, यानी कि जितने भी ये हरे वाले आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ सब पर कृषि की जाती है, और जहाँ पर ये वाइट है वहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, क्योंकि वहाँ की ऐसी मतलब मृदा और बाकी जो संसाधन होते हैं ऐसे नहीं है ताकि कृषि की जा सके। देखें ये वाला हमारा भारत है, इसमें लगभग सारे ही पूरे देश में कृषि की जाती है। बस ये वाला जो क्षेत्र है, एक ये वाला क्षेत्र और एक ये वाला क्षेत्र इधर, इसमें कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा भारत देश है जो कि ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में इधर यहाँ पर कृषि की जाती है। और ये देखें अफ्रीका का ये वाला जो भाग है ये रेगिस्तानी भाग है, जो सहारा का रेगिस्तान हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था। तो क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र है तो कृषि बहुत कम होती है, तो इस वजह से यहाँ पर देखो ये वाला हिस्सा सफ़ेद वाइट है एकदम। और फिर ये देखें आप यहाँ पर कृषि की जा रही है जहाँ पर ये हरा मैदान है। ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, देखें नीचे अंटार्कटिका है, लेकिन यहाँ पर कृषि नहीं की जाती है क्योंकि यहाँ पर रहने योग्य भूमि नहीं है। अब देखें जो कृषि है जिसे इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहा जाता है, उसको कई भागों में बांटा जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर क्या होता है? कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे भी खेती कहते हैं। यानी कि खेती किस किस को कहा जा रहा है? जो अगर मिट्टी की जुताई होगी तो फसलों को उगाया जाएगा, तब उसको कृषि कहा जाएगा। अगर पशुपालन होगा, इसका विज्ञान एवं कला जो होगी, पशुपालन की जो विज्ञान होगा, कला होगा, वो सब कृषि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब ये जो है, अब है सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। देखें, रेशम का उत्पादन करना ये सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, ना कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन किया जाता है और यह कृषि के आय में पूरक हो सकता है। अब पिसीकल्चर यानी कि मत्स्य पालन, जिसमें मछली पाली जाती है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन यानी कि मछली पाली जाती है। अब है विटीकल्चर, विटीकल्चर का मतलब होता है द्राक्षा कृषि, यानी कि द्राक्षा का मतलब ही होता है अंगूर, यानी अंगूर की जो कृषि की जाती है, यहाँ पर लिखा भी गया है अंगूर की खेती। अब है हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कृषि तंत्र। कृषि या तो खेती को एक तंत्र से के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश जो है, निवेश के अंतर्गत क्या क्या आएगा? बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक हैं। जुताई, बुआई और सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएँ हैं, ठीक है। और मतलब कि जो बीज की क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी था पिछली वीडियोज़ जो हैं हमारे, उसमें हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के कार्य होते हैं जो संसाधन में भी यूज़ किए जाते हैं। एक निवेश, फिर क्रिया, फिर उत्पाद, इस तरीके से। इसी तरीके से इसमें संक्रियाएँ, इसमें कहा गया है क्रियाओं को। और फिर उसके बाद इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट, ये उत्पाद आते हैं, ठीक है। ये निर्गत आ गए जो उनको प्राप्त होगा। फिर उसके बाद आता है कृषि, कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर कृषि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक निर्वाह कृषि और दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? देखें, निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने वाले निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम कृषि के रूप में बांटा जाता है। यानी कि निर्वाह कृषि जो है उसके 2 भाग हैं, एक गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। तो अब हम इनको देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। हालांकि आप समझ गए होंगे कि निर्वाह कृषि का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक परिवार है, मान लीजिए कोई भी एक परिवार है या फिर कोई एक व्यक्ति है जो कि कृषि कर रहा है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या फिर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, तो वो जो कृषि कहलाएगी वो निर्वाह कृषि कहलाएगी। यानी कि जितना उसमें वो उपज होती है, जितना भी उसके अंतर्गत उसको फल प्राप्त होता है, वो उसके घर के कार्य में ही आ जाते हैं, यानी कि उसके परिवार की आवश्यकताएं उससे पूरी हो जाती हैं। बस इतना होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है कि ताकि वो बेच सके, ऐसा नहीं होता है। बस उसकी आवश्यकताएं जो हैं वो उसके परिवार को चलाने के लिए वो होती हैं पूरी, तो उसको कहते हैं निर्वाह कृषि, ठीक है। फिर उसके बाद इसके जो 2 भाग हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, इसका मतलब देखते हैं। गहन निर्वाह कृषि में किसान के छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत वो कृषि आती है जिसमें अगर कोई भी एक छोटा किसान है जिसके पास ना ही तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है, यानी कि बहुत कम ज़मीन है, छोटा किसान है। छोटा किसान का मतलब यही होता है कि उसके पास ज़मीन कम है।
है ना। तो अगर कोई छोटा किसान है, उसके पास छोटी भूखंड है, छोटा सा क्षेत्र है, अगर वो उस पर अपनी जो श्रम है उसको लगा करके, ना ही तो उसके पास ज़्यादा प्रौद्योगिकी है, ना ही उसके पास ज़्यादा तकनीक वगैरह कुछ नहीं है उसके पास, बस वो साधारण सी अपनी फसल उगाता है और कृषि अपना परिवार का भरण पोषण करता है, तो उसका वो हो जाएगी गहन कृषि के अंतर्गत। ठीक है। फिर उसके बाद आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है, यानी कि वे लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, अपने स्थान का स्थानांतरण करते रहते हैं और करते हुए ही वो अपनी कृषि करते हैं और साथ में वो अपने साथ में पशु भी रखते हैं, यानी कि पशु को पालने के लिए। तो वो जो लोग हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं और साथ में अपने पशुओं को भी रखते हैं, पशु पालते हैं चलते चलते इधर से उधर, और साथ में कृषि भी करते हैं, तो वो आएंगे आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत। ठीक है। अब एक आता है इसके अंदर स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है जैसा अमेज़न बेसिन है उसके सघन वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसका दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण का पूर्वी का मतलब होता है, देखो इधर मान लीजिए ये एक वो है, इधर पूरब है, पश्चिम, इधर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर है दक्षिण। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण पूर्वी, तो इधर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि हमारा जो एशिया महाद्वीप है उसका जो इधर वाला क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत वो उसकी बात की गई है। उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो अगर जो हमारा भारत है, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा भारत है, तो एक मिनट, हाँ मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से जो हमारा ये भारत है, यानी कि कहने का मतलब ये है, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर और इधर नीचे है दक्षिण। तो उत्तर पूर्वी भारत यानी कि ऊपर वाला भाग और इधर वाला भाग, इधर का जो भाग होगा ये वाला जो भाग होगा वो कहलाएगा उत्तर पूर्वी भारत, उसके अंतर्गत। ठीक है, उसकी बात की गई है और इसके भागों में प्रचलित है जो स्थानांतरित कृषि है, ये भारी यानी कि स्थानांतरित कृषि, इधर से उधर जो लोग इधर घूमते रहते हैं वो। देखिए यहाँ पर इन दो शब्दों को ही यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि इनका मतलब क्या है। एक स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, इन दोनों शब्दों का अर्थ बताया गया यहाँ पर कि इनका मतलब क्या होता है। जो आदिम निर्वाह कृषि करते हैं वो लोग। ठीक है, ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, यानी कि सबसे पहले स्थानांतरित कृषि करने वाले जो लोग होते हैं वो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो जैसे उन्होंने एक स्थान का इस्तेमाल किया, मान लीजिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, तो जाने के बाद जहाँ पर वो जाएंगे वहाँ पर वृक्ष वगैरह होंगे, वो उन वृक्षों को काटेंगे, काटने के बाद वहाँ पर जितना भी वो कूड़ा वगैरह होगा उसको जला देंगे। तो यानी कि कहने का मतलब है वो कर्तन और दहन पद्धति को अपनाते हैं जो स्थानांतरित कृषि करते हैं। उसके बाद उसमें जब आग जला देते हैं, उसके उस जो राख बचती है ऊपर, तो उस राख को मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिलाने के बाद जो वो वहाँ की जो भूमि होती है वो उपजाऊ हो जाती है। फिर उसके बाद उस पर खेती करते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक वो उपजाऊ नहीं रहती है, उस वजह से वो एक बार में या एक दो बार में उस पर कृषि करने के बाद फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, फिर वो दूसरे स्थान पर जाते हैं, दूसरे स्थान पर जाकर भी यही पद्धति वो अपनाते हैं। तो इस वजह से इन लोगों को स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ये कृषि कर रहे हैं, तो इस वजह से स्थानांतरित कृषि कहलाती हैं। और यहाँ पर मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है और भूमि की उर्वरता की समाप्त के बाद भूमि छोड़ दी जाती है, यानी कि जब इसकी उर्वरता जो उपजाऊ है वो ख़त्म हो जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया। अब स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे उत्तर पूर्वी भारत है, ठीक है, यहाँ पर झूमिंग के नाम से जानी जाएगी कि झूमिंग हो रही है। और अगर
मैक्सिको है, मैक्सिको देश में मिल्पा के नाम से, ब्राज़ील में रोका के नाम से और मलेशिया में लदांग के नाम से इसको जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि को। अब देखते हैं चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण का मतलब होता है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग जाते हैं पशुओं को लेकर के। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, जिससे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग के प्रति स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। यानी कि अपने साथ पशुओं को लेंगे और इधर से उधर वो चलते रहेंगे और मतलब इधर से उधर घूमते हुए वो पशुओं को पालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से ये लोग अपना इतने सारे पशुओं को लेकर के चलते हैं। ऊँट वगैरह को, ऊँट, भेड़, मवेशी, याक, ये सब इन सब को लेकर के चलते हैं। अब देखते हैं वाणिज्यिक कृषि, दूसरा पार्ट था। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि का देखें, ये तो सब उसका पार्ट थे। ये जो मतलब ये जो हमने अभी पढ़ा है ये तो थे निर्वाह कृषि के भाग। अब आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है कि किसी जो वो कृषि की जा रही है वो बेचने के लिए की जाती है, यानी कि बाज़ार में उसका विक्रय किया जाता है। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, यानी बेचने के लिए। इसमें विस्तृत ग्रस्त क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े उनके पास क्षेत्र होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इनके पास ज़मीन होती है, जिस वजह से ये लोग खुद से इसमें कम श्रम लगा करके मशीनों से ज़्यादा कार्य होता है यहाँ पर। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। यानी कि वाणिज्यिक कृषि को भी कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। एक है यहाँ पर वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरे है मिश्रित कृषि और तीसरे है रोपण कृषि। सबसे पहले हम एक एक करके इनको समझते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्य उद्देश्यों में उगाई जाती हैं, यानी कि बेचने वगैरह के लिए, जिसमें गेहूँ, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाती हैं। ये फसलें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी कि जो मैंने आपको दिखाया था अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वहाँ पर, और यूरोप महाद्वीप में, और एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, यानी कि जहाँ पर शीतोष्ण का मतलब आप समझ ही रहे होगे कि हम ये सब पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं कि मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के रूप में प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है इसके अंतर्गत। अब आते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि जिसमें कोई व्यक्ति या कोई किसान अपने मतलब बेचने के लिए भी कृषि करे और साथ में वो जो पशु होते हैं उनको भी पाले और उनसे भी मतलब जो विकास करे और पैसा वगैरह कमाए, तो मिश्रित कृषि के अंदर। इसमें भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित हैं। अब आते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। यानी कि जहाँ पर पूरे वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है, बार बार उसमें फसलें नहीं उगाई जाती। एक बार फसल उगा दी फिर वो पूरे साल तक वही रहती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इनकी बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगता है और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है वहाँ पर रोपण कृषि ज़्यादा की जाती है। और उसमें भी मलेशिया जो है वहाँ पर रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत में
भारत और श्रीलंका में चाय है यहाँ पर की जाती है। इसके कुछ उदाहरण है ये। अब आती है मुख्य फसलें। ये तो हमने तरीका देख लिया कि किस किस प्रकार की खेतियाँ की जाती हैं, किस किस प्रकार से कृषि की जाती है, इसके प्रकार देख लिया। अब देखते हैं हम आखिर फसलें कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी फसल होती है। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। यानी कि ये 3 तरीके की इसमें फसलें हैं। एक कृषि आधारित, दूसरी हैं जिसमें कृषि आधारित में गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरे सब बताएंगे। दूसरी होती हैं रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों के अंतर्गत आते हैं जूट और कपास। और तीसरी होती है पेय फसलें। पेय फसलों के अंतर्गत चाय और कहवा आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हम चावल को देख लेते हैं। चावल जो फसल है यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। यानी कि जो चीन देश है वो उसमें सबसे ज़्यादा चावल उत्पाया जाता है। सबसे ज़्यादा चावल वहाँ पर ही होता है। फिर इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं चावल की सिर्फ। अब देखते हैं गेहूं में वर्धन काल में मध्य तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। यानी कि जहाँ पर दोमट मिट्टी कहते हैं ना, आम भाषा में दोमट मिट्टी, यानी द्रमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, यानी कि ठंड के मौसम में। अब देखते हैं हम मिलेट की जो खेती होती है, कृषि होती है, उसके बारे में। मिलेट की कृषि ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ बुलाई मृदा में उगाई जा सकती है। ऐसी फसलें, ये एक ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा, उच्च से मध्य तापमान और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ये इसमें जो मिलेट में जो अनाज आते हैं वो ज्वार, बाजरा, रागी में उगाई जाने वाले जो भारत की फसलें हैं वो हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर के अन्य उत्पादक देश हैं। फिर आती है मक्का। इसके लिए मध्य तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में ये उगाई जाती है मक्का की फसल। फिर आती कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहे दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अब आती है पटसन। इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। यानी कि भारत के अंदर जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर उगाई जाती है। फिर है कॉफ़ी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत हैं। ठीक है, अब देखें चाय के बारे में एक रोचक तथ्य है। कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी के पौधों की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। ये लगभग 850 ईस्वी में कालिंदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा, उसने जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं।
उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। इस तरीके से कॉफ़ी जो है उसकी खोज हो गई। फिर आती है चाय। चाय बागानों में उगाए जाने वाली जो पेय फसल है, इसमें कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कृषि का विकास। चूँकि कृषि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ रही है उतनी मांगें बढ़ रही हैं, इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके विकास के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, और उर्वरकों और उपज देने वाले बीजों को प्रयोग करके, यानी कि वो बीज जो ज़्यादा उपज देते हैं उनका प्रयोग करें। और कृषि की मशीनरीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों में से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविका उपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। अब हम दो फॉर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA की वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जाने, यानी कि जो विकासशील देश उसके बारे में और जो विकसित देश उसके बारे में। सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि एक फैक्ट है, मतलब एक कॉन्सेप्ट। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। भारत एक फॉर्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षा के एक अंतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलों, सामान्यतः गेहूँ, चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिससे वह अपने सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के भी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति में बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ये देखें, ये भारत के खेत हैं। अब आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म, USA जिसे कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, जिनके पास वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जा सकते हैं।
किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं, ये उसकी जांच की जाती है। ये परिणाम जो होरन और वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करती हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह में से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। जिस तरह हमारे भारत में जो अभी इसमें दो कहानियाँ दी गई, जिसमें एक भारत की बात की गई है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका की, दोनों का कंपेयर किया गया है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है तकनीक की उसमें, कि इतनी सारी वो तकनीक का उपयोग करके तब इसमें खेती करता है और कम श्रम इसमें लगता है। लेकिन जो पहले वाली कहानी थी उसमें वो एक खेतीहर किसान की तरह उसमें काम होता है और इसमें श्रम ज़्यादा लगता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के फॉर्म में मशीनरी की खेती की जाती है, यानी मशीनों का उपयोग करके खेती की जाती है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।